तो बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है उसका आज से हम नया कोर्स जो है वो शुरू करेंगे। और इस न्यू कोर्स का मकसद यहाँ पर यह है कि जो आपका सेशन 2023 और 24 चल रहा है और जो आपका क्लास 12th है इसका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 के मार्च वाले महीने में, यानी 28 मार्च 2024 को आपका क्लास 12th का इतिहास का पेपर है। ठीक है, इतिहास का आपका पेपर है 28 मार्च 2024 को। तो इस दिन जो आपका पेपर होगा इतिहास का, तो इस पेपर में जो भी आपके चैप्टर हैं, यानी आपको पता होगा आपके पास 3 बुक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको मैं आप क्या करूंगा कि ये जो हमारा न्यू कोर्स है इसके तहत मैं आपको ये तीनों बुक करा दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये तीनों बुक मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा 28 मार्च 2024 को सेशन 2023-24 के लिए, तो उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा जो वीडियो है या हमारा जो न्यू कोर्स है ये पूरा 2024 के बोर्ड एग्जाम के ऊपर ही निर्भर है। यानी हम जो है ना ये न्यू कोर्स शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 2024 का जब हमारा बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका हमने न्यू कोर्स आज से शुरू किया है, और जिसके तहत मैं आपको जो है तीनों बुक के हर चैप्टर कराऊंगा। टोटल आपके 12 चैप्टर दिए हुए हैं, 12 के 12 मैं आपको चैप्टर करा दूंगा। और अगर आपने हमारे इस न्यू कोर्स को अभी ज्वाइन कर लिया, अभी आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो तकरीबन 2.5 महीने के करीब बचे हुए हैं। तकरीबन आज जो है 11 जनवरी 2024 है। ठीक है, 1 महीने बाद 11 फरवरी हो जाएगा और फिर जाके 11 मार्च हो जाएगा, 2 महीना, और तकरीबन 2.5 महीने आप मान सकते हो, यानी 2.5 महीने आपके पास हैं। आज से 2.5 मंथ बाद आपका जो है हिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। 2.5 महीने आपके बचे हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं इन 2.5 महीने में जो ये न्यू कोर्स हमने आज से शुरू किया है ये सिर्फ इस 2.5 महीने के लिए है। अगर आपने इस 2.5 महीने के अंदर हमारे इस न्यू कोर्स के हर चैप्टर को देख लिया, हर चैप्टर को, तो आपका 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने न्यू कोर्स शुरू जो है सिर्फ सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए किया है, जिनका 28 मार्च 2024 को सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है उसका एग्जाम है 28 मार्च 2024 को। समझ गए? तो हम न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इतिहास का, सेशन 2023-24 के लिए है। 2024 के बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी करेंगे इस न्यू कोर्स के अंतर्गत, और 28 मार्च और 2024 यानी इन 2.5 महीने का ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। और 2.5 महीने के अंदर आपका ये दोबारा मैं कोर्स खत्म करवा दूंगा। वैसे इससे पहले भी मैंने कोर्स करवा रखा है, लेकिन ये कोर्स आपको दोबारा करवाऊंगा। इसको आप रिवीजन समझ सकते हो, रिवीजन। ठीक है, ये न्यू कोर्स का मतलब यहां पर रिवीजन से है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस न्यू कोर्स के तहत हम अपना जो पहला बुक है वो शुरू करते हैं। और उस पहले बुक में जो हमारा पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, तो इस अध्याय को आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे और फिर हमारा जो ये अध्याय है ये समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि हमने आज से न्यू कोर्स स्टार्ट किया है क्लास 12th इतिहास का, जो कि सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए है, जो अभी सेशन चल रहा है। ठीक है, आज 11 जनवरी 2024 है। आज से 2.5 मंथ बाद आपका इतिहास का पेपर है। तो इतिहास के पेपर में जो आपके 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन 12 चैप्टर को मैं आपको इस न्यू कोर्स के अंतर्गत आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो पहला चैप्टर है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। देखो, आज से हमारा नया कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए इस साल क्या सिलेबस निकाला था, अगर आपने पूरे साल पढ़ा हो तो आपको पता होगा। अगर आपने हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन किया हो तो आपको पता होगा। देखो, कई बच्चों ने न्यू कोर्स को हमारा ज्वाइन नहीं किया था, हमने करवाया था इसी साल, तो मैंने सोचा कि दोबारा न्यू कोर्स करवा देता हूं, जिससे फायदा आपको ये होगा कि आप जो है इन 2.5 महीने के अंदर अपना पूरा जो है प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके टॉपिक ये है कि प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पाई पुरातत्व, सामान्य पर्यावलोकन, प्रारंभिक शहरी केंद्र खोज की कहानी, हड़प्पाई सभ्यता समझना है, मुख्य स्थल समझने हैं, और पुरातत्वीय जो है वो रिपोर्ट क्या देते हैं वहां पर वो बताना है। विचार विमर्श करेंगे, इनका उपयोग जो है पुरातत्ववेत्ता तथा इतिहासकार किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, मानचित्र कार्य हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको अलग वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम जो है अपना टॉपिक समझ लेते हैं कि आपका इस चैप्टर में कितने टॉपिक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास का अर्थ,
फिर हड़प्पा का अर्थ, फिर सभ्यता का अर्थ, फिर समझेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के कई नाम, फिर समझेंगे इसकी खोज की कहानी, हड़प्पा मोहर कैसा है, लिपि क्या है, ठीक है, स्थान काल शब्द समझ लेंगे, और निर्वाह के तरीके क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर कैसे है, जल निकास प्रणाली, स्नानागार, ठीक है, गतिविधियां और भिन्नता, ठीक है, उत्पादन केंद्रों की पहचान, इसकी विशेषता, कीमती वस्तु कौन कौन सी थी, प्रमुख स्थल कौन से, बाट कैसे बनाए जाते थे, और एक नवीन सभ्यता की बात करेंगे, और भारतीय पुरातात्विक इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उनकी समस्या क्या है वो समझेंगे, मनकों का निर्माण कैसे होता था, बनाने के तरीके क्या थे, सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क कैसे होता था, हड़प्पा संस्कृति में क्या शासन होता था, कनिंगम कौन थे, इनका भ्रम कौन था, ठीक है, क्या था, और उत्खनन की क्या तकनीक थी, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता क्या था, क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है, अंत के प्रमुख कारण क्या है, नई सभ्यता के आगमन हो जाती है, वैदिक सभ्यता वो समझेंगे, और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत, यानी ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुल 34 टॉपिक समझना पड़ेगा। अगर आपने इन 34 टॉपिक को समझ लिया, यानी आप कह सकते हो आपका ये अध्याय जो है पूरा समाप्त हो गया, और इस अध्याय में से एक भी क्वेश्चन आपके 28 मार्च 2024 में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी इन सभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि किताब का क्या अर्थ है। देखो किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो इसमें हम भारत के इतिहास के कुछ कुछ विषय समझेंगे, ठीक है, और ये हमारा किताब का अर्थ है। और ये जो हमारा किताब है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल पे है, यानी हम इतिहास जानेंगे लेकिन वो सिर्फ भारत का इतिहास जानेंगे कि आज से पहले क्या था, पहले क्या था, ठीक है। देखो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बीच में अंतर क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है तो आप कहीं ना कहीं इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ लोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो 1 मिनट में क्या करता हूं, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो क्या होता है कि जो हमारा ईसा पूर्व वाला समय होता है ना, बीसी वाला जो होता है, तो बीसी वाला जो हमारा समय होता है उस समय क्या था, मान लो आज से पहले जब एसी था ही नहीं, यानी एडी था ही नहीं, ईसवी था ही नहीं, ठीक है। तो पहले क्या था कि समय जो है वो आ रहा था, जैसे मान लो आज 500 है तो कल जो है 300 हो जाएगा, सन घटेगा इसमें, ठीक है, फिर 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब जीरो आ गया ना, तब इतिहासकार ने सोचा अब तो आ गया जीरो। जैसे मान लो यहां से जब समय घटता है और घट घट के जीरो हो जाता है, तो जीरो के बाद जो समय शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते अभी 2024 है। तो क्या हुआ कि जब समय घट के जीरो हो गया और जब जीरो होने के बाद जब सन बढ़ने लग गया, यानी अभी क्या, अभी सन बढ़ता है, आज 2024 है तो कल 25 होगा, परसों 26 होगा, फिर 27 28 29 30 31 32, यानी इसमें क्या है, इसमें अब जो है समय घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पहले क्या था, इस वाले साइड में इसमें समय घट रहा था, यानी पीछे जा रहा था, ठीक है। तो ये है, तो क्या है कि जो हमारा जीरो से पहले वाला समय था ना, इसको हमने बीसी कह दिया, और जीरो के बाद वाला जो हमारा समय था उसको हमने एडी कह दिया, समझ गए। बीसी मतलब जीरो से पहले वाला समय और एडी मतलब जीरो के बाद वाला समय, ठीक है। अब देखो जो बीसी है ना, ये जो हमारा पूरा सेक्शन है ये वाला, इन सेक्शन को हम कई नामों से जानते हैं। हमारा पहला नाम क्या है, ईसा पूर्व कह सकते हो आप, बीसीई कह सकते हो और बीसी कह सकते हो, ठीक है। और जो हमारा ये वाला साइड का समय है ना, इस साइड वाला देखो एडी वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके भी कई नाम है, जैसे आप इसको ईसवी कह सकते हो, सीई कह सकते हो, एडी कह सकते हो, ठीक है। अब इन सबके फुल फॉर्म देख लो, देखो बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, और वी सी का होता है बिफोर क्राइस्ट, और सीई का होता है क्राइस्ट एरा, और एडी का होता है एनो डोमिनी। पहले हम इसको जो है एनो डोमिनी कहते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदल के आफ्टर डेथ कर दिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा ईसा पूर्व था। तो हमारा जो ये अध्याय है पूरा ईसा पूर्व से ही चलता रहता है, क्योंकि अगर आप अध्याय के नीचे की बातों को देखोगे तो नीचे आपको मिलेगा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसवी। तो जो यहाँ पे ईसा पूर्व नामक शब्द आ रहा है, देखो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए आपको ईसा पूर्व समझना पड़ता है, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाते हो। और इसका जो समय काल है ये हमारा 2600 ईसा पूर्व से 1900
ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्रीय विस्तार ईस्वी में नहीं दिखता, ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई, खोज हुई, मतलब सभ्यता जो है ईसा पूर्व में बसने लग जाती है और वहीं पर आर्यों का आक्रमण होता है, फिर जाके जो है ये सभ्यता नष्ट हो जाती है 1900 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो ये इसका समय काल है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं चैप्टर का अर्थ। तो चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यानी इसमें क्या है कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, पहले आप वो समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता बताया गया है और कुछ भी नहीं है, पूरा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा एक जगह है, सभ्यता किसी संस्कृति को कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका नाम वैसे यही था, इस चैप्टर में आपने पढ़ा भी यही है या पढ़ोगे भी यही। ये तो हमारा रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो को देख रखा है न्यू कोर्स को तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो, ईंटें और मनके और अस्थियां, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ईंटें मिल गए थे। खोज के दौरान या उससे पहले जो है मनके का जिक्र आ गया था। जब खोज हुआ था पता चला था कि जो है हड़प्पा समाज में जो है मनके का निर्माण होता था। फिर एक अस्थियां मिल गई थी, समाधान हम कह सकते थे। ठीक है, तो ये तीन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, या फिर आप कह सकते हो इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता ना रख के ईंटें, मनके तथा अस्थियां रखा गया है। ठीक है, यह इसका एक कारण है रखने का। आप समझते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें। इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता के जगह का पूरा इतिहास समझने वाले हैं और जानेंगे हड़प्पा स्थान के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। यानी उनका एक पूरा का पूरा प्रकृति जानेंगे, उनका एक रूटीन टाइम टेबल जानेंगे। ठीक है, टाइम टेबल उनका क्या टाइम था, कैसे रहते थे, क्या करते थे, सब कुछ। ठीक है, खेती कैसे करते थे। हड़प्पा नामक जगह पर जो है वो पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, ये समझेंगे। हम क्या है पूरा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के इतिहास को जो है इसको भी समझेंगे। अब क्या है कि पहले ही समझ लेते हैं कि हड़प्पा है कहां पे। देखो, ये आप देखो कश्मीर वाला साइड, ये नेपाल हो गया, और यहां जब आप देखोगे तो इस साइड पाकिस्तान का जो ये साइड होता है हमारा, ठीक है, ये है पाकिस्तान वाला। वैसे ये पहले पूरा हिस्सा जो है भारत का हुआ करता था, वो जो है 1947 में जो है बंटवारा होता है, तब ये दो हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में, लेकिन उस समय क्या था। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पे स्थित है, अगर वर्तमान समय की बात आती है तो आप पाकिस्तान लिखोगे, वरना वैसे भारत में ही लिख सकते हो। ठीक है, तो हड़प्पा यहां पर है, और एक हमारा मोहनजोदाड़ो है, यहां से भी कुछ मोहरें मिल गई थी, इसलिए हम इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह देते हैं या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो नीचे, ठीक है, नीचे। तो ये हमारा एक हो जाता है क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया और एक दो क्षेत्र हो गया। तो इन दो क्षेत्र का इतिहास समझना है सिर्फ और सिर्फ। तो आप क्या करना है, आप शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है इतिहास का अर्थ। इतिहास का क्या अर्थ होता है वो समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं या फिर इतिहास का बुक ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, इतिहास का अर्थ होता है बीते हुए बातों को याद करना। ठीक है, यानी ये जो पुस्तक है ये कोई वर्तमान समय को नहीं बताता, ये आज से पहले के जमाने में जो भी चीज हुआ है उसको ये पुस्तक बताता है बस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पुरानी बातों को बताता है, इसलिए इसको इतिहास के सब्जेक्ट में डाला गया है। अगर ये आर्थिक विकास को बताता तो इसको इकोनॉमिक्स में डाला जाता, अगर ये राजनीति को बताता तो इसको पॉलिटिकल साइंस में डाला जाता, अगर ये पृथ्वी के बारे में बताता तो इसको ज्योग्राफी में डाला जाता। लेकिन ये क्या है, ये इतिहास को बताता है, इसलिए इसका नाम इतिहास या फिर जो टॉपिक है उसको इतिहास में डाला गया है। इतिहास का अर्थ होता है पुराने समय में हुए बातों का अध्ययन करना, इतिहास कहलाता है, या फिर अतीत में हुए बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देखो, आज से पहले जो भी चीज हो रखा है उसका अगर आप अध्ययन कर लेते हो किसी बुक के द्वारा, किसी वेबसाइट के द्वारा, या अगर आप मान लो आपके जीवन में अगर कुछ हुआ हो आज से 10 साल पहले, अगर आपने उसको याद कर लिया तो वो भी कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतिहास का मतलब होता है बीते बातों का अध्ययन, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं हड़प्पा का अर्थ क्या है। हड़प्पा क्या है आप वो समझ लोगे तो हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा शब्द है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हड़प्पा एक स्थल है, यानी आप यहाँ मैप में भी देखो तो हड़प्पा एक स्थान है। हड़प्पा कोई महल नहीं है, कोई गुफा नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, हड़प्पा एक स्थान है, एक जगह है। ठीक है, तो हड़प्पा एक स्थल है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तथा ये जगह की खोज जो है ना 1921 में हुई। बाकी की कहानी हम जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज में जानेंगे।
ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में हम बाकी कहानी जानेंगे। अभी बस आप ये समझ लो कि जो हड़प्पा है ये एक स्थल है जिसकी खोज 1921 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये जगह पुरानी बहुत ही ज्यादा है। ये लगभग 5000 से 8000 साल तक पुराना ये हमारा क्षेत्र है जहां सभ्यता बसती थी। अब बात करते हैं सभ्यता का अर्थ। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? देखो, सभ्यता का अर्थ होता है संस्कृति। ठीक है, अगर कोई संस्कृति अपना भौतिक स्वरूप ले लेती है उसको सभ्यता कहते हैं। मान लो कोई संस्कृति है, अगर वो आपको किसी क्षेत्र में देखने को मिल जाती है तो वो सभ्यता के तहत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कई नाम। अब हड़प्पा सभ्यता का नाम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही नहीं है, उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ये कई नाम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या थी। देखो, हड़प्पा सभ्यता की पूरी खोज की कहानी समझेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्या होता है कि आज से लगभग 160 या 165 साल पहले क्या होता है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है पंजाब वाले क्षेत्र में पहली बार। तो उस समय क्या होता है, जो इंजीनियर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको एक गुफा मिल जाता है, उसमें बहुत सारे ईंटें होते हैं, तो उनको लगता है कि खंडर होगा, पुराना कोई पुराना मकान होगा, तो वो ईंटें को उखाड़ के रेलवे लाइन बिछाने में उनका उपयोग कर देते हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये कोई हड़प्पा जगह जो है यहाँ पे कुछ सभ्यता रहता होगा, कोई पुराने व्यक्ति रहते होंगे, उनको पता नहीं था। वो ईंटें उठा के ले गए और रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर दिया। अब क्या है कि उपयोग तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसी में कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि 1921 में एक बात होता है, वो ये होता है कि जॉन मार्शल होते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे डायरेक्टर। तो ये जो है एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। तो ये क्या है, ये जाते हैं उस जगह पे, इन्होंने जो है मजदूर की सहायता से जो है इन्होंने खनन करवाया हड़प्पा नामक जगह पे। क्यों करवाया? क्योंकि जॉन मार्शल को एक शक था कि ये जो ईंटें इतनी सारी मिली है ये यहाँ पे क्यों मिली, इनका राज क्या है, तो इसलिए इनको भेजा। अब भेजते ही क्या हुआ, वहां पे एक मोहर मिल गया। अब मोहर मिलते ही जाहिर सी बात है, अगर मोहर मिलता है तो जरूर वहां पे कुछ होगा, या वहां पे कोई लोग रहते होंगे, ठीक है, कोई सभ्यता रहती होगी, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया। फिर एक साल बाद क्या है कि एक जगह और भेजा जाता है राखाल दास बनर्जी को। तो ये जाते हैं मोहनजोदाड़ो वाले जगह पे, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये जाते हैं वहां पर, इनको भी बिल्कुल 1922 में खुदाई के दौरान जो है कुछ मोहरें मिल जाती है। तब यहाँ पे एक गड़बड़ी ये होता है कि जो मोहरे इन दोनों को मिला हुआ है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, तो इन दोनों को जो मोहरे मिल रखी है तो इनका अध्ययन होता है लगभग 2 साल तक। ठीक है, 1922 में मिल गया, 1923 में पूरा अध्ययन होता गया, और 1924 के शुरुआती महीने में क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे डायरेक्टर है जॉन मार्शल, ये पूरे विश्व में ये ऐलान कर देते हैं कि एक नई सभ्यता की खोज हो गई है जिसका नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता रख दिया है और सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया है। समझ गए? इस प्रकार इसकी खोज हो जाती है। और जो यहाँ पर है, देखो रावी नदी यहाँ पर है, हड़प्पा इसके बाजू में है, ठीक है, और सिंधु नदी यहाँ पर है और ये मोहनजोदाड़ो इसके बाजू में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? आगे हमारा है हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर जो है ये क्या था ये समझते हैं। चित्र है, ठीक है, ये मोहर जो है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये जो मोहर है ये सेल खड़ी नामक एक पत्थर था, उसको तोड़ तोड़ के बनाया जाता था। ठीक है, और इस मोहर में जानवर का चित्र है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तथा एक लिपि भी है ऊपर आपको दिख रहा होगा। और ये लिपि एक रहस्यमय लिपि है और हड़प्पाई लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, इसको पढ़ा नहीं गया आज तक। ठीक है, ये जो आपको लिपि दिख रहा है ऊपर, इसको मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, एक टॉपिक भी है। तो देखो, इस मोहर से हमें हड़प्पाई समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो जो है जानवर का प्रयोग करते होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ फोटो पे आ गया। लिपि उनकी अच्छी खासी थी जो हमें आज तक समझ में नहीं आया, जैसे आवास के बारे में, मृद भांड के बारे में, आभूषण के बारे में, औजार के बारे में। ठीक है, मोहर जो है वो पुरातत्विक का प्रमुख साक्ष्य है। जो पुरातत्विक होते हैं उनका एक मुख्य सबूत है ये मोहर। ठीक है, तो हम अब यह देखेंगे कि लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। हम इस सभ्यता का अन्वेषण करेंगे और पुरातत्विक साक्ष्य की व्याख्या कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ पहलू आज भी हमारे नजरों से परे हैं और क्या पता हमेशा ही रहे। जैसे मान लो इनका लिपि है, लिपि का अर्थ आज तक नहीं निकाला गया, क्या पता सन 3000 तक इसका जो है अर्थ ना निकाला गया हो या निकाल ना सके लोग। ठीक है,
तो क्या पता। तो अब क्या है हमारा जो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया सब एक नॉर्मल सी कहानी थी, एक छोटा सा परिचय था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, अब हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है ये अब शुरू हो रहा है। और ध्यान से आप समझ लेना, ये चैप्टर हमारे यहां पे चलेगा और यहां पे चलेगा, इसकी दूरी में जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हड़प्पाई लिपि। लिपि मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं सोमवार, ठीक है, मैंने लिख दिया सोमवार। अब सोमवार में जो र है, ब है, आ है, सा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, या लिपि का जुड़ाव शब्द कहलाता है, या फिर लिपि का जुड़ाव जो है शब्द की उत्पत्ति करता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लिपि जो है ना, लिपि मतलब होता है एक छोटा सा चीज। देखिए मान लो ये र है, ये ब है, तो इसको लिपि कहते हैं। अब जो हिंदी भाषा है उसमें जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि है ना, वो कैसा दिखता है वो समझेंगे। जैसे मान लो हड़प्पाई लिपि है, जैसे मान लो यहां पर आपको दिखे, ऊपर आप देखो ये एक लिपि है। अब इसके बाजू मैंने आप लिख दिया र, ठीक है, स, म, प और ब। देखो ये जो ऊपर आपको लिपि दिख रहा है ये तो आपने पढ़ लिया क्योंकि ये आपको आता है, लेकिन जो नीचे का लिपि है इसको आप नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लिपि अलग टाइप का है, इसको इतिहासकार आज तक पढ़ ही नहीं पाए। क्योंकि इनको लिपि को देखो, ये जो है चक्के की तरह लग रहा है, यानी चित्रकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये चित्र के समान है ये लिपि। अब जैसे हम लोग का लिपि क्या है, एकदम नॉर्मल सा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लिपि है ये ऐसा लिपि है जो बहुत ही रहस्यमय है। क्या पता भारत में सबसे पुराना लिपि यही हो, ठीक है, ऐसा इतिहास बताते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको समझते हैं। देखो सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, ठीक है, जो संभवतः मलिक के नाम या फिर पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका जो है अर्थ बताते हैं। अधिकांश अभिलेख जो है संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह जो है वर्णमालीय जो है, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाते हैं। ये जो हमारा लिपि है ये ऐसा लिपि है जो बहुत ही रहस्यमय लिपि है, ठीक है। इनकी चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या पता इसका अर्थ आज तक न निकाला गया हो, या नहीं निकाला गया उसका कारण क्या पता यही हो, ठीक है। तो ऐसा बताया गया। अगर जब भी आपसे पेपर में ये पूछे कि हड़प्पाई लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या हड़प्पाई लिपि की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पॉइंट बनाना है यह एक रहस्यमय लिपि है। दूसरा आपको पॉइंट बनाना है इसको आज तक पढ़ा नहीं गया। तीसरा पॉइंट बनाना है ये एक चित्रात्मक लिपि है। चौथा बनाना है ये हड़प्पाई की सबसे रहस्यमय लिपि है, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे, और इसी में कुछ आगे भी है। देखो क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या जो है कई अधिक है, लगभग 375 से लेकर 400 के बीच इसमें संख्या आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यहां पर जो है ना, यहां देखो और एक यहां देखो, जैसे हमने लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहां से चलता 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 हमने यहां पे अंत किया, यानी हमने कहां से लिखा, हमने बाएं से लिखना शुरू किया और दाएं पे खत्म हो गया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पाई लिपि जो है वो दाएं से लिखना शुरू होती है। यहां से देखो, यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। लेकिन हम लोग में क्या है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं, यहां पे खत्म करते हैं। यानी हमारा गाड़ी यूं चलता है और इनका गाड़ी जो है यूं चलता है। ऐसे देखो आप, यानी हमसे बिल्कुल विपरीत है। हम जो है बाईं से दाईं लिखते हैं, वो दाएं से बाईं लिखते थे, क्योंकि कुछ मोहरों में दाईं और चौड़ा अंतराल मिला है। जैसे मान लो हम लिखते हैं तो हम जो है बाईं और कुछ अंतराल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि हम जो है बाएं से दाएं और लिखते हैं। इसी प्रकार जो इतिहासकार है वो ये देख के बताते हैं कि जो हड़प्पाई लिपि में जो लिखा गया है उसमें दाईं और बहुत ही ज्यादा गहरा, कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा चौड़ा अंतराल मिला, यानी गैपिंग मिला है। यहां मान लो इतना जगह छोड़ दिया, यहां से लिखना शुरू किया, या इतना छोड़ दिया, यहां से लिखना शुरू किया। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि यहां गैपिंग है, तो क्या पता है लोग उल्टा लिखते हो। इस प्रकार का अंदाजा लगाया गया, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट बन जाएगा कि अगर विशेषता की बात आए कि हड़प्पाई लिपि की विशेषता क्या है, तो आपको बता देना है कि ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। और जिसमें लगता है कि क्या पता, ये आप यहां पे देखोगे तो बाईं ओर क्या है कि संकुचित है, यानी गैपिंग कम है, ठीक है। जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं
और से लिखना आरंभ किया है, बाद में बाईं ओर जो है वो खत्म करता है। तो इसी प्रकार जो है इसका कुछ अंदाजा लगाया गया। देखो अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखेंगे जिन पर लिखावट मिली है। मोहर हो गए, तांबे के औजार हो गए, मर्तबान हो गए, अवट हो गए, तांबे, मिट्टी, ठीक है, लघु पट्टिकाएं, आभूषण, ऐस्ती। तो ये सभी जो है ये बहुत ही ऐसे, जैसे मान लो ये आपका ये सभी मोहरे हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? क्या इससे ये अंदाजा लग सकता है कि क्या हड़प्पाई समाज के लोग पढ़े लिखे हो? ऐसा अंदाजा यहां पर लगाया जा रहा है इस लिपि को पहचान के। अब क्या है पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। इसमें ये समझना है कि जो हड़प्पाई सभ्यता थी इसमें इसका पारिभाषिक शब्द क्या है, स्थान काल क्या है। तो यहां पे आप देखोगे तो इसके बारे में पूरे विस्तार से बिल्कुल बता रखा है। इसमें यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पूरा वस्तुओं में मोहर, मनके, बाट, पत्थर, फलक, जैसे ये फलक हो गया, ये बाट हो गया, ये मनके हो गया, ठीक है। तो इन सब ये सभी शामिल है। पकी हुई ईंटें भी मिली हुई है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज और देखने जैसा है वो ये है कि ये वस्तुएं जो है अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, इन सब से जो है प्राप्त हो। और जो यात्रा है, जैसा मान लो सकते हो हड़प्पाई समाज में जो व्यापार होता होगा वो बहुत ही लंबे दूरी के साथ होता होगा, ठीक है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी वहां से इसका नाम पड़ गया। आपके बुक में लिखा हुआ है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व धरा गया है या फिर इसका माना गया। तो ये आपके बुक का लाइन है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सके। ये आप अपने बुक को भी खोल सकते हो। देखो इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, ठीक है, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों में से जो है हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। उसका पारिभाषिक शब्द क्या है, ठीक है, उसका स्थान क्या है और उसका काल क्या है। काल आपको पता चल गया 2600 ईसा पूर्व से 1900। स्थान कहाँ है आपको समझ में आ गया, पाकिस्तान। और इसका जो इसमें जो मेन चीज थे या जो मेन धातु था वो आपको यहाँ पे दिख गया। और यही आपको इसमें समझना थोड़ा बहुत, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब बात करते हैं हड़प्पा समाज जो है पूरा का पूरा। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या थे? निर्वाह के तरीके का मतलब है अपना पालन पोषण करना, खेती कृषि करना। तो क्या हड़प्पा संस्कृति में कृषि होता था? अगर होता था तो क्या क्या कृषि होता था? गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, जो भी होता था उनको ही समझना है कि जो हड़प्पा समाज के पूरे लोग थे वो अपना कैसे गुजारा करते थे, क्या खाते थे, कैसे कृषि में क्या क्या उगाते थे। देखो उनका जो है निर्वाह के तरीके में हमारा पॉइंट आ जाएगा पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन। मछली खाते थे, यानी देखो पेड़ पौधे जो है ना, वन जो है उससे प्राप्त भोजन खाते थे। जैसे मान लो पेड़ है, उसमें जो फल लगा हुआ है उसको तोड़ देंगे, उसको उखाड़ लेंगे और खा जाएंगे। और एक मछली खाते थे, जानवरों के से प्राप्त भोजन, यानी वो जो है सुअर, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, जो बच गया वो सभी वो लोग खाते थे। लेकिन ऐसे नहीं खाते थे, वो शिकार करके खाते थे। एक विशेषता उनकी ये थी, वो शिकार करके खाते थे, वो दूसरे के ऊपर जो है निर्भर नहीं थे। जले अनाज के दानों का प्रयोग करते थे, गेहूं, जौ, बाजरा, सफेद चना, तिल, बाजरा। मांस खाते थे और जानवरों को शिकार भी करते थे। ये इनके निर्वाह के तरीके में आ जाता है। अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि करने की टेक्नोलॉजी क्या थी। मान लो एक खेत है पूरा, ये खेत है, ये खेत है, ये भी खेत है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे ऐसे कृषि कर रहे हैं तो उनका क्या टेक्नोलॉजी था, तकनीक क्या था उनका कृषि करने का, तो ये समझते हैं। देखो पहला तो वो बैल का प्रयोग करते थे, एक वृषभ बैल का चित्र मिला है, ठीक है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पा निवासी जो है खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। यहाँ पे ये मिल भी रखा है। फसलें, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे, जाहिर सी बात है। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, ये सब उगाते थे। हल, इतिहासकारों को चौलिस्तान, पाकिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं।
ठीक है, ये मान सकते हो आप, ये है। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई किया जाता होगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन जो राजस्थान में से जुते हुए जो है खेत के प्रमाण मिले, जहां अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। औजार में क्या था, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर फलकों का प्रयोग जो है फसल की कटाई में करते थे। सिंचाई का क्या था, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, बिना सिंचाई के पौधे या फिर जो खेती है वो नहीं हो सकती। ठीक है, जिसके लिए नदी नहर पानी यहां से मतलब लाना पड़ता है इनको, जलाशय। तो देखो कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता होगा, धोलावीरा में जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं, और शायद इनका उपयोग जो है कृषि करने के लिए भी किया जाता होगा। देखो यहाँ पे बात होगा में आ रहा है, यानी इतिहासकारों ने बिल्कुल फिक्स नहीं बताया कि होता होगा। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है ज्यादातर यहाँ पर। देखो मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर। अब मोहनजोदाड़ो क्या है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको मैप दिखाया था। तो सिंधु नदी के किनारे एक क्षेत्र था जिसे मोहनजोदाड़ो कहते हैं। तो वो एक नियोजित शहर कैसे है, नियोजित शहर, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस हो तो उसमें एक चैप्टर भी है नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित का मतलब हो जाता है योजना के साथ, या एकदम सिस्टम तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, उसको नियोजित कहते हैं। शहर मतलब हो जाता है नगरीय इलाका। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर कैसे है ये समझना है। देखो जो ये हमारा मोहनजोदाड़ो है, ये नियोजित शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बस्तियां हैं ये दो भागों में बटी हुई थी। पहला था हमारा दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग जो है ये एक छोटा नगर था, ये है दुर्ग। देखो ये जो ऊपर है और एक ये जो नीचे है, तो नीचे का क्या है आप इन दोनों को देख के बता सकते हो कि इसमें क्या है। ठीक है, ऊपर का क्या है कि इसमें जो जगह है वो बहुत कम है, नीचे में ज्यादा है। ठीक है, तो यह एक छोटा नगर था, कौन सा, जो दुर्ग है वो, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ये ऊंचाई पे था नीचे से। ठीक है, दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहां पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घिरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती है। दुर्ग पर बनी जो संरचनाएं थी उनका प्रयोग जो है संभवतः विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट सार्वजनिक और परियोजनों के लिए किया जाता होगा। दुर्ग की विशेषताएं क्या थी, माल गोदाम था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ईंटें थी। ठीक है, ये सभी की कुछ विशेषता। स्नानागार यहीं पे था। ठीक है, आयताकार का बना हुआ था। और निचले शहर क्या है, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन मिले हैं। ठीक है, ये दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ चबूतरे बनवाए गए थे, तो ये सभी यहाँ पे हमारा हो जाता है। ये बहुत बड़े पैमाने पे था, श्रम जा रहे थे यहाँ पर। अब बात करते हैं जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा क्षेत्र है हमारा, वहां पे जल को निकालने की प्रणाली क्या थी, यानी जल को बाहर निकालने का क्या तरीका था। देखो जल मतलब पानी हो जाता है, निकास मतलब एग्जिट हो जाता है, यानी बाहर निकालना। ठीक है, प्रणाली मतलब एक तरीका हो जाता है, चीज, एक तरीका। ठीक है, तो जल को बाहर निकालने का क्या तरीका था हड़प्पा सभ्यता में, वो समझना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक था ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियारों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह एक दूसरे को संपूर्ण रूप से काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों का निर्माण हुआ था, फिर गलियों का हो गया, यानी पहले जो नालियों का हुआ फिर गलियों का हुआ, इस प्रकार से। और उसके अलग अगल बगल जो है आवासों का निर्माण भी किया गया घर का। यदि घरों के गंदे पानी को गलियारे की नालियों से जोड़ा जाए या जोड़ा गया था वहां पर, तो प्रत्येक घर की जो कम से कम एक दीवार का गली जो है वो सटा होगा। नालियों की ऊंचाई कम से कम 4 से 5 फीट थी। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो एक विशाल स्नानागार। यहाँ पे क्या एक विशाल स्नानागार मिला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आता है। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, देखो इसमें क्या है कि विशाल स्नानागार पहले कैसे दिखता रहा समझ लो। देखो ऐसा था, ये है। ठीक है, तो ये जो है आंगन में बना हुआ था, एकदम आयताकार था। आयताकार होता है जैसे आयत, मान लो आप ऐसे, ये आयत है। आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है,
तो ये आयत है। तो ये जो है ना, ये आयत है। जब मान लो इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो ये आयत के समान है। तो ये क्या है, आयताकार जलाशय था, जिसके चारों ओर घर बने हुए थे। यहां पर घर, फिर यहां घर, ऐसे बना हुआ था। इसके तल तक जाने के लिए जो है कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी, फिर जाकर नीचे सीढ़ियां था। तो इस प्रकार इसमें कुछ था, ठीक है, जगह था जाने का, नीचे उतरने का। हड़प्पाई समाज में आर्थिक गतिविधियां, यानी गतिविधियां मतलब कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्य, कुछ, ठीक है। तो आर्थिक मतलब पैसा, गतिविधि यानी कार्य, यानी ऐसा कार्य जो पैसे के लिए हो, ठीक है। तो हड़प्पा समाज में पैसे के लिए क्या कार्य होता था, ये समझना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक गतिविधियां, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनका जो मेन था वो आर्थिक गतिविधि था। दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, जैसे ईरान के साथ, इराक के साथ, मिस्र के साथ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि भी करते थे। इनकी यह जो है, यही जो है इनकी आर्थिक गतिविधि के अंदर आता है। यह लोग मजदूरी जैसे कार्य में सम्मेलन थे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इमारतों, स्नानागार, ये सभी ये जो निर्माण करना जानते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में कई भिन्नताएं। अब हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार की भिन्नताएं थी, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी भिन्नताएं थी, बहुत ही ज्यादा भिन्नताएं थी, विषमता भी कह सकते हैं हम, विभिन्नता भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, उसका अवलोकन हो जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो पूरा समाज है हड़प्पा का, उससे क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी भिन्नता होती है। तो इतिहासकार उन भिन्नता का पता लगाने के लिए दो प्रकार का कार्य करते हैं। पहला है समाधान का अध्ययन, दूसरा है विलासिता वस्तुओं की खोज। समाधान यानी सब का अध्ययन करेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, मान लो कोई महिला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जो लोग हैं वहां के, वो महिला को क्या करते हैं, दफनाते हैं या जलाते हैं। अगर दफनाते हैं तो एक हमारी भिन्नता पता चल जाएगी, वो है दफनाने का। अगर जेवर के साथ दफना देते हैं तो ये दूसरा रीति हो जाता है। अगर हाथ में चूड़ियां हैं फिर दफनाते हैं तो तीसरा रीति हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि समाधान के अध्ययन से हमें जो है हड़प्पाई समाज में भिन्नता पता चल जाता है कि इसमें ये था, ऐसे होता था, सब पता चल जाता है। तो इसमें यही बताएगा पूरे लाइन में। अब विलासिता वस्तुओं में क्या है कि विलासिता का अर्थ हो जाता है, मान लो कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके पास है लेकिन फिर भी आप उसको खरीदते हो, तो वो आपके लिए एक विलासिता है, ठीक है। तो विलासिता वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है इस अध्ययन को करने में। अब बात करते हैं पुरातत्विद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, शिल्प उत्पादन की केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्विद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, ठीक है। प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, ठीक है, तथा तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, इन सबको ढूंढते हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक था। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए संघ अथवा पत्थर को काटा जाता है तो इन पदार्थों के कूड़े करकट के रूप में उत्पादन के स्थान पर भी इनको फेंक दिया जाता है। फिर जैसे मान लो उपयोग होता है तो उसको फेंक देंगे दोबारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। अब हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता क्या थी, देखो, पहला तो ये कह सकते हो आप प्राचीनतम सभ्यता थी, सबसे पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा। इसकी एक, इसका जो ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो इस प्रकार आप बता सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना व्यवस्था थी, ये सबसे ज्यादा विशेषता था हमारा, नगर योजना, ठीक है। वह आज भी नगर व्यवस्था में हूबहू मिलती है, ठीक है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये सिर्फ कृषि ज्यादातर करते थे। मुख्य फसल इनका गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब था, ठीक है। क्योंकि कोई प्राकृत बताते हैं तो कुछ देव नागरी बताते हैं, परंतु अधिकतर जो पुरातात्विक है उनका मानना यह है कि सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक है। कुछ तो कहते हैं कि देवनागरी है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता देवनागरी, ठीक है। तो सिंधु घाटी की लिपि जो है ना, ये प्राकृत भी है और देवनागरी भी है और चित्रात्मक भी, तीनों का मिश्रण किया गया यहाँ पर, एक इतिहासकार ये बताते हैं। 1921 में इसकी खोज हो जाती है। फिर आगे इसका श्रेय जो है दयाराम साहनी को जाता है, ठीक है। तो यही हमारा इसमें पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट है, विशेषता है, ये पेपर में आएगा तो आप इन्हीं विशेषता को लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे ज्यादा योगदान जो है दयाराम साहनी का था, ठीक है। और इसकी विशेषता थी नगर योजना, ठीक है, रहस्यमयी लिपि इसकी खुद की थी, और इसमें बाढ़ का निर्माण होता था। ये सभी आप विशेषता बता सकते हो कि इस सभ्यता की क्या विशेषता थी। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज कनिंघम ने की थी। एक कनिंघम का नाम आता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
वहां आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो उत्तर साइड में है, ये है पूरे स्थल, ठीक है। और इनका जो लगभग क्षेत्रफल है वो इतना तक फैला हुआ है, ठीक है। बंदरगाह भी यहां पर है। अब यहां पे आगे देखो तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश व्हीलर ने किया था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है सन 1922 में जो है राखाल दास बनर्जी ने की थी, आपको पता होगा। और मोहरों और मुद्रांकन इनका एक टॉपिक है जो मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। ये आपको यहाँ पॉइंट समझना था। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे खुदाई हो रहा था। एक यहाँ पे देख रहे हो, एक ये जो है आप मजदूर मान सकते हो या फिर इतिहासकार मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक यहाँ पे देख रहे हो आप, एक कंकाल मिला है। तो ये आपके बुक में भी ये फोटो डाल रखा है। और यहाँ पे देखो ये मटका पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो आप पीछे देखो जो आपके एनसीईआरटी में फोटो डाल रखा है, तो वो बिल्कुल वहीं पे खींच रखा है। जैसे यहाँ देखो आप, वहां आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है खनन हो रहा था, तो यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ है, यानी वहीं पर फोटो खींचा गया और आपके बुक में डाला गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको। तो यहाँ जब खुदाई होता है, जब इसको ढूंढा जाता है, तो क्या इसमें कीमती वस्तुएं क्या क्या थी, तो ये समझना है। देखो विशिष्ट पूरा वस्तु, मोहरे, मनके, बाट, पत्थर, फलक, पकी हुई मिट्टी, ईंटें, वस्तु, ये सभी जो है शामिल है इसकी कीमती वस्तुओं में, ठीक है। एक बात जो है नोट करने वाला वो ये है, पुरातात्विक प्रीति संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए होता है जो एक विशिष्ट शैली में होते हैं तथा और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, इनका कालखंड भी एक साथ ही संबंधित होता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य स्थल कौन कौन से थे। देखो सबसे प्रमुख स्थल में हमारा आ जाएगा बनावली, ठीक है, कालीबंगा, इसे हम कालीबंगन भी कह देते हैं, सोतुगही, धोलावीरा, ठीक है। ये इसके हो जाते हैं एक प्रमुख स्थल। ये पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है। आप जो है 28 मार्च 2024 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, जैसे कि आपके सामने जो है सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है, बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हड़प्पा सभ्यता का बाट, हड़प्पा सभ्यता का जो बाट है वो कैसा है, देखो फिर आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। देखो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित बाट, यह बाट जो है सामान्यतः चरट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ये घनाकार की थी, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा घन किसे कहते हैं, घनाकार, तो वो उस आकार का था। निचले मानदंड, ठीक है, ध्रुव आधारित थी, जबकि ऊपर जो है मानदंड जो है दशमलव के जैसा था। तो इन बाटों का प्रयोग जो है संभवतः आभूषण और मन के जो है यानी माला जो है उनको तोलने के लिए भी क्या जाता होगा बाट का प्रयोग। बाट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1 किलो का बाट हो गया, 2 किलो का बाट हो गया, आपने सामान लिया तो एक साइड में बाट रहता है, एक साइड में सामान रहता है। अगर उस बाट ने उस सामान को उठा लिया, दोनों का जो बराबर, मतलब मान सकते हो आप दोनों का वजन बराबर हो गया, तो चीनी का वजन जो है 2 किलो माना जाता है। तो इसी प्रकार क्या बता हड़प्पा समाज में भी जो है इसी प्रकार से बाट का प्रयोग होता हो। एक नवीन सभ्यता में समझते हैं कि एक नवीन सभ्यता, यहां पे जो हड़प्पा सभ्यता की बात होती है, ठीक है। नवीन सभ्यता ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। वैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले बताया था, आपने ध्यान दिया हो तो हड़प्पा सभ्यता का खोज आपको बता ही नहीं रखा है एनसीईआरटी में, सबसे लास्ट में बता रखा है एक नवीन सभ्यता करके। तो आपको क्या समझ में आएगा, तो मैंने सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता का खोज बताया है, बिल्कुल बेसिक बताया, इतना बेसिक बताया कि आप समझ जाओगे। तो यहां पर क्या है कि बिल्कुल वही बताया गया है कि खोज कैसे होती है, अनाउंसमेंट कैसा होता है, बिल्कुल आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है बिल्कुल लाइन, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे भी बिल्कुल वही लाइन है कि 1944 में, यहां एक ध्यान दो, REM व्यूलर, ये 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तीसरे डायरेक्टर बनते हैं जॉन मार्शल के बाद, ठीक है। एक ध्यान आपको यहां पे रखना है। अब देखो भारतीय पुरातत्वविदों को पुरातात्विक व्याख्या करते समय क्या समस्या उनको आती है वो समझते हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुओं को असामान्य और अपरिचित लगती थी। संभवतः ऐसी वस्तुएं धार्मिक महत्व की थी, ठीक है। इनमें आभूषणों से लदी
नारी की जो है मूर्तियां मिली है, जिसमें जो है बहुत ही मतलब कह सकते हो नारी है, उसमें बहुत सारे जो है जेवर लटके हुए हैं। और एक हमें जो है पुरोहित राजा का मूर्ति मिला है, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई थी, यानी प्रसाद राजा का नाम दिया गया था। तो यहां आगे हम ये समझेंगे। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में पुरातत्वविदों या पुरातत्वों और पुरातात्विक सर्वेक्षण करते समय जो है उनको बहुत सी समस्याएं आती है। तो ये आप कह सकते हो। अब बात करते हैं मनकों का निर्माण जो है हड़प्पा समाज में कैसे होता था। देखो मनके का निर्माण जो है हड़प्पा समाज में कैसे होता था, आप वो समझो। देखो मनकों का जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था, जैसे कॉर्नेलियन, ठीक है, कॉर्नेलियन और सुंदर जो लाल रंग था वो, ठीक है, काजेप्सर, ये आपके एनसीईआरटी के नाम दे रखे हैं। पक्की मिट्टी, फयांस, ठीक है, कांसा, शंख, सोना, तांबा, सिलखड़ी धातु, ठीक है, क्वार्टज, ये आपको दिया गया है। अब बात करते हैं मनके बनाने के तरीके क्या थे। पहला तो मनके का निर्माण कि ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। अब बनता कैसे था, एक बनाने का प्रोसेस क्या था, यानी क्या उसमें बनता था, कैसे सब था, वो आप समझ लो। देखो कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ के बनाए जाते थे। यह मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, इन सभी आकार के होते हैं। घनाकार भी आप कह सकते हो। इन सभी आकार के जो है ये बनाए जाते थे। कुछ ऐसे आकार हैं, कुछ ऐसे आकार है, कुछ यानी सभी आकार के बनाए जाते थे। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था, है ना। तो ये सभी आपको लाइन यहाँ पे दे रखें कि इसके बनाने के तरीके क्या थे। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने बार बार जो है सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब बटन अभी भी आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसे आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, देखोगे आपको आगे मिल जाएगा। देखो इसमें क्या है, हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। ओमान के तांबे तथा हड़प्पा पूरा वस्तु दोनों में से निकल अंश मिले हैं। एक हड़प्पा मर्तबान भी मिला है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक काली मिट्टी मिली है आपको, और एक ओमान से, ये क्या बता ओमान से प्राप्त होता हो। मेसोपोटामिया के लेख जो है मगान शब्द का था। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त माना जाता था। तो ये यहां बताया गया है। सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क यहाँ पे किया गया है। एक ही देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दो, ओमान से एक मर्तबान मिला है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, पकी हुई मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है, ठीक है, और एक नाव मिला है, नाव कह सकते हो आप, नाव है ये, ठीक है, एक नाव मिल रखा है, और एक हमें ये मिल रखा है, और एक ये मिल रखा है, ठीक है। आपको ये पता होगा, आपने क्लास 11 में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा होगा, वो बहुत ही छोटे लेवल पे था और बहुत छोटा चैप्टर था। लेकिन ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे है, बहुत ही बड़े लेवल पे है। हड़प्पाई संस्कृति में शासन, क्या हड़प्पाई संस्कृति में शासन होता होगा, आप ही सोचो। हड़प्पा सभ्यता में शासन होता होगा तो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो मेसोपोटामिया था, उसमें शासन होता था, तो जाहिर सी बात है छोटे क्षेत्र में अगर मेसोपोटामिया फैला हुआ था उसमें शासन था, तो क्या बड़े क्षेत्र में फैला हुआ सभ्यता है तो क्या उसमें शासन नहीं होता होगा। अगर शासन नहीं होता होगा तो क्या ये जो मोहनजोदाड़ो का जो जगह है, यहाँ पे हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से क्यों है, यानी हर चीज अनुशासित तरीके से क्यों है, इसका भी एक रीजन है। तो जाहिर सी बात है शासन होता होगा राजा का। वैसे पहले राजतंत्र था, आपको आगे बताऊंगा राजा किसान और नगर वाले चैप्टर में, उसमें आप समझ जाओगे मौर्य साम्राज्य, बहुत सारे साम्राज्य थे, तो आप वहां पर शासक समझ जाओ। हड़प्पा संस्कृति में शासन, देखो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के शासक थे, ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन होगा वो बहुत ही जटिल होगा, ठीक है, और इसकी जो पुरानी वस्तु है उनमें एक रूपता दिखाई देती है, मोहर, मनके, बाट, ये सभी है, ठीक है। तो ये आपको यहां बताया गया है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में 3 मत थे, जो मैंने आपको यहां बताया, देखो 3 मत है हड़प्पा सभ्यता में। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, तो इस प्रकार 3 मत है। देखो कनिंघम कौन थे, कनिंघम कौन थे, हमारा ये टॉपिक है, ठीक है।
कनिंघम का पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जनरल के डायरेक्टर हमारे थे पहले। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में इनको जो है एक भ्रम हो गया था, एक भ्रम हुआ था इनको। अब इनका भ्रम क्या था 19वीं शताब्दी के अंदर? 19वीं शताब्दी के अंदर इनका भ्रम एक बहुत ही अच्छा था। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कारगर उपाय है हमारा। ये न्यू कोर्स हमने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए शुरू किया है। इस न्यू कोर्स में हर चैप्टर आपको कराए जाएंगे, 12 के 12 चैप्टर। ठीक है, कनिंघम का भ्रम क्या था? देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाया था तो कनिंघम ये समझ नहीं पाए थे। इनको लगा था ये किसी और का होगा, किसी और कालखंड से जोड़ दिया गया। ठीक है, वह जो है इनके महत्व को नहीं समझ पाए। कनिंघम ने सोचा कि यह मोहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मोहर गंगा घाटी के शहरों में से नहीं थी, बहुत पहले से ही थी। उत्खनन की तकनीक, अब उत्खनन की जो तकनीक थी वो क्या थी, यानी जब भी हड़प्पा सभ्यता में कुछ मिलता था तो कैसे मिलता था? तो इसमें एक रूल था कि ऊपर जो वस्तु मिलेगी वो प्राचीनतम होगी, वो बहुत ही नई होगी, और जो नीचे मिलेगा वो बहुत ही प्राचीनतम होगा। लेकिन ये गलत था। आगे जो जनक आते हैं, आगे जो हमारे सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर सब आते हैं, तो वो इनका निचोड़ बताते हैं। जॉर्ज मार्शल कुछ और कहते थे, इनका स्टेटमेंट क्या है वो आप समझ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, और जो हमारे REM व्यूलर आए थे, ये 1944 में आए थे, तो इनका क्या कहना है ये आप समझ सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यता है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यताएं क्या थी? तो यहाँ पे क्या है कि नारी, जो नारी मिली है जिस हीरो से लदी हुई, यानी सोना से लदा हुआ, ठीक है, यानी जीवन से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जिसे मातृ देवी की नाम दिया गया है, मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब विशाल स्नानागार मिला है। देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रकृति मिली है। इन प्रकृति में क्या है कि हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से है। इसमें अनुमान लगाया गया कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्रकृति की पूजा भी करते होंगे, ये इनकी धार्मिक मान्यता है। और एक जो है ना, एक मूर्ति मिला है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगी की अवस्था में। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये शिव जी है, यानी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं, तो ये वो है, ऐसा माना गया, इतिहासकारों ने ऐसा बताया है। ठीक है, अब क्या है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है तो उनको समझते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार जो है वो त्रिकोण आकार में था, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए पे आ जाएगा सुतकांगे डोर, मांडा, आलमगीरपुर, देमाबाद। ये पाकिस्तान में है, ये कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में और ये महाराष्ट्र में, इस चारों जगह से फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के प्रमुख कारण क्या थे? यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो क्या कारण थे, क्यों अंत हो गया? देखो कारण आप यहां पढ़ सकते हो। यहां देखो, आप ये पूरा लाइन पढ़ोगे ना तो आपको कारण समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नई सभ्यता का आगमन। नई सभ्यता का आगमन कैसे हुआ, क्या था वो समझते हैं। देखो, नई यानी नया, सभ्यता यानी संस्कृति, आगमन यानी आ जाना। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ नई संस्कृति आ गई थी। ठीक है, आर्यों का आक्रमण हुआ, फिर जाके धीरे धीरे नष्ट हो गया, सभ्यता नष्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सी सभ्यता आती है? अब वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद देखो मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है ना, यहां आप ध्यान दो, इसके बाद जो है वैदिक आ जाता है, वैदिक आ जाता है, फिर वंश आ जाते हैं, फिर सभ्यता नष्ट हो जाती है, फिर हर्यक वंश, नंद वंश, ऐसे नाग वंश, ऐसे आते रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता आ जाता है। इतना आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे, यानी ऐसे कौन से स्रोत है जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है? तो पहला हमारा है ईंटें, यानी ईंटें से हमें जानकारी मिल जाती है। मनके हो गया, ठीक है, अस्थियां हो गया, गुफाएं हो गई, मृतबांड हो गई, मोहर हो गई, इमारतें हो गई, अभिलेख हो गए, है ना। तो ये सभी ऐसी चीजें जिससे हमें जानकारी मिल जाती है। मान लो देखो, ईंटें हो गई, मनके हो गया, अस्थियां हो गया, मृत भांड हो गया, अभिलेख हो गया, और मोहर हो गया, इमारत हो गया, गुफाएं हो गए। तो इन सभी से हमें हड़प्पाई समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों, ये हमारा आज न्यू कोर्स हमने शुरू किया था, जो कि CBSE बोर्ड 2024 के लिए शुरू किया है, जिसके तहत मैं आपको जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा, टोटल 12 चैप्टर। ठीक है, 12th क्लास जो हमारा 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं, इन सभी चैप्टर को आपको करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस न्यू कोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या होगा कि आप जो हमारे न्यू कोर्स को अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हो। और इसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको 12 चैप्टर करा दूंगा टोटल। ठीक है,
और ये न्यू कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 2024 के बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आपके लिए यही है, तो आप क्यों ना इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, अच्छी तरह से आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।